हेलो दोस्तों, आपका इस आइए सर्वोदय में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार। आज आपको क्लास 7 के चैप्टर 2 हिस्ट्री का ये सेशन स्टार्ट होगा। हम लोग अभी सेशन डिस्कस करेंगे। आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि आप लोग जितना हो सके आप लोग प्यार देने का प्रयास करें और आगामी जो भी हमारे जो ये सेशन है इसको आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जितना हो सके आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब जरूर करें और इसके पहले का जो भी सेशन हुआ है उसको आप जरूर देखें। आपका 6 क्लास का हिस्ट्री पूरा हो गया। आपका 6 क्लास का 2 या 3 चैप्टर आपका साइंस का भी हो हुई है सेशन। आप उसको जरूर देखिए। इसका भी एक चैप्टर मैंने कर चुका हूँ इससे पहले भी। और ये जो एग्ज़ाम है आगे आगामी जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं टीचर का, तो ये टीचर फेज 2 बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती फेज 2 का जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए कि बहुत ही बेहतर हम लोग कंटेंट तैयार कर रहे हैं। चाहिए फेज 2 ये दिसंबर में आपको होने की संभावना है। और ये आगामी अगर बात करें जो ये एनसीईआरटी है, ये बेसिक बुक से हैं, इससे ही क्वेश्चन आते हैं। आगामी अगर आप 70 भी बीपीएससी अगर देंगे तो उनके लिए भी ये बहुत ही बेहतर साबित होगा। ये आगामी यूपीएससी जो अगर 24 का है उसके लिए भी बेहतर साबित होगा। आगामी जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं, जहाँ यहाँ अगर देखेंगे बिहार दरोगा जो भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। इसलिए आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। और एनसीईआरटी का ये हम लोगों ने खास एक नोट्स तैयार किया है जो आपको एक पीडीएफ के तौर पे अच्छा है। यो अच्छा नोट्स है, ये इसको जरूर पढ़ें। चलिए तो हम लोग आज का जो सेशन है मैं वो स्टार्ट करते हैं। चाहिए ये जो चैप्टर दूसरा है क्लास 7 का है, अध्याय है नए राजा और उनके राज। नए राजा और उनके राज, जो उसमें का राजा महाराजा हुआ करते थे तो उसमें का ये है। चाहिए कहा जा रहा है कि आपको नए राजवंश मतलब 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार जो थे अस्तित्व में आ चुके थे। और राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या समंत के मतलब समंत के रूप में मान्यता देते थे उसको। ठीक है। और उनसे उम्मीद ये होती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लेके आएँ या उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता जो है प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपत्ति हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का एक महान स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी को अधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा भी करते थे। आगे बात करें इस तरह से अगर बात करें आगे, इस तरह से एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं में के अधीनस्थ थे। उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर वो कदम मयूरशर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र बर्मन थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। क्रमशः अगर देखा जाए कर्नाटक और राजस्थान में भी अपने सफलतापूर्वक स्थापित किया। अब राज्य में प्रशासन, ये जो हमारा क्या है, तो राज्य में प्रशासन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम साथी किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की सजारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादक अर्थात किसान, पशुपालक और कारीगरों से संसाधन एकत्र किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। प्रशस्तियों, अगर प्रशस्तियों और भूमि अनुदान मतलब प्रशस्तियों ऐसे ब्यौरा होता है जो शब्द संत नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के तौर पर सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान जो है ब्राह्मणों को द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। धन के लिए युद्ध, प्रत्येक शासक राजवंश का कोई आधार, कोई क्षेत्र विशेष था। आगे बात करें, वे दूसरे कहा जाता है कि वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। और वे क्या, तो दूसरे जो क्षेत्र होते थे उस पर भी ये नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। और एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र है गंगा घाटी में कन्नौज नगर। अब आगे हम गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर एवं प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक थे। वो अपने उस समय का जो सदियत उस समय का जो समय था तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। इसकी जो लंबी लड़ाई चली, इसमें 3 पक्ष होता था। इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया है। अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान महमूद 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप का हमला करता रहा। निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के रूप में खर्च हुआ। अल बरनू किताब उल हिंद में सुल्तान महमूद का लेखा जोखा
लेखा जोखा है लिखा है। चौहानों चौहान पृथ्वीराज चौहान ने, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया। चोल राज के बारे में है कि कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की एक सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के तहत महाता थे। उरैयार चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के बुजाले ने 9वीं सदी के मध्य मुट्रियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन पल्लव के इलाके इस राज का हिस्सा बना लिए गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से क्या किया, ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण को विस्तार कर दिया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखा। उरैयूर से तंजावुर तक भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला था उस समय अगर देखा जाए तो भव्य मंदिर हुआ करता था। तो उसमें से अगर देखें तो राजराज और राजेंद्र प्रथम कौन, तो राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और कंगई कोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार था उस समय। चोल मंदिर जो था अक्सर अपने आसपास एक विकसित होने वाली बस्तियों में के केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन करते थे, उत्पादन का केंद्र हुआ करता था। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान पर नहीं थे वे, बल्कि आर्थिक, राजनीति, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी हुआ करता था उसमें। मंदिर जो था कहा जा रहा है सिर्फ पूजा आराधना के लिए नहीं था स्थान, बल्कि वो आर्थिक रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक के जीवन के भी केंद्र थे। यह मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की जो थी उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में भी खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मलाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्द में अगर बात करें, मंदिर केवल पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट प्रतिमाएं बनाने का काम था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती है, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई, चोलों की कई उपलब्धियों की इबारत किसी क्षेत्र के विकास द्वारा लिखी गई है। कावेरी नदी कई छोटे चैनलों में बटी और बंगाल के खाड़ी में गिर गई। ये नहरें अक्सर अपने तटों पर उपजाऊ मिट्टी को बिछाते हुए ओवरफ्लो हो जाती है। और नहरों का पानी चावल उत्पादन सहित कृषि के लिए आवश्यक नमी भी प्रदान करता है। यद्यपि कृषि पहले तमिलनाडु के अन्य भागों में विकसित हुई थी, यह केवल 5वीं या 6वीं शताब्दी में थी, या इस क्षेत्र को बड़े पैमाने पर खेती के लिए खोल दिया जाता था। कुछ क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो वनों की कटाई की तथा अन्य क्षेत्रों में भूमि को साफ करने का कार्य किया जाता गया। सिंचाई के लिए अगर बात करें तो सिंचाई के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ कुएं खोदा गया, अन्य क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्र करने के लिए विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया। साम्राज्य का प्रशासन अच्छा और मजबूत, देखा जाए अच्छा और मजबूत प्रशासन एक मजबूत और शक्तिशाली राज्य के विकास का नींव है। चोल प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। खेती और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के कारण उर के नाम से जाने वाले किसानों के समुदाय और बस्तियां समृद्ध हो गई है। गाँव के समूहों को नाडू कहा जाता था। गांव में नाडू परिषद के न्याय प्रदान करने के और करों के संग्रह जैसे विभिन्न कार्य किए गए। बिल्लाला जाति के धनी किसान शक्तिशाली हो गए और नाडू के मामलों पर उनका नियंत्रण हो गया। कुछ धनी जमींदारों ने राजाओं से उपाधि प्राप्त की, जैसे कि उरैयार, और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया। चूंकि ब्राह्मणों को राजा से बरामदे के रूप में जाने वाला भूमि जो था अनुदान प्राप्त हुआ है, इसलिए कावेरी घाटी में बड़े ब्राह्मणों की बस्ती का उदय हुआ है। प्रत्येक भूमि अनुदान का प्रबंधन ब्राह्मण जमींदारों की सभा या सभा द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता था। जो प्रत्येक जो भूमि है अनुदान का प्रबंधन जो है ब्राह्मण जमींदारों की सभा या सभा द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता था। व्यापारियों का संघ, जिसे नगरम के नाम से जाना जाता था, कभी कभी कस्बों या प्रशासनिक कार्य करता था। अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिले के कई शिलालेख जो थे, इस बात का एक मूल्यवान स्रोत साबित हुआ है कि सभा ने अपने कार्यों का निर्वहन कैसे किया। आगे है कि विभिन्न जात समिति का गठन किया गया था, जो सिंचाई के कार्य, बगीचों और रखरखाव आदि की देखरेख करती थी। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया चीज़ों को कि कैसे कैसे क्या है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा है कि जोड़े बनाओ इसका कह रहा है कि राष्ट्रकूट प्रतिहार, गुजर प्रतिहार, गुजरात, राजस्थान, राष्ट्रकूट आपको पश्चिमी दक्कन, पाल, बंगाल, चोल, तमिलनाडु से मिलाने वाला है। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे, इसका क्वेश्चन है ये। चोल समाज में सभा के किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्त क्या थे, शर्त पूछा जा रहा है इसमें। इस तरह से आप राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने हैं उसके बारे में दिखाया गया है।
इस बात को आप अच्छे से देख लेंगे चीज़ें। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियाँ जुड़ी हुई थी, ये आपका तीसरा चैप्टर हम लोगों ने 7th क्लास का, ये दूसरा चैप्टर हम लोगों ने पूरा किया है। और इससे पहले भी जो सेशन हुए हैं उसको आप अच्छे से देख लें शुरू से लास्ट तक। इसका जल्द ही हम लोग तीसरा चैप्टर भी लेके आएंगे, और आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने का प्रयास करें। आप जितना हो सके आप लोग प्यार दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होगा आगे सेशन के लिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।